दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित और आप सभी का स्वागत है मैथ पे अनुराग दीक्षित में। उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ढंग से सभी तक पहुंच रही होगी। दोस्तों आज आपके लिए वो क्लास जिसका आप सभी को इंतजार था, आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर ट्रिग्नोमेट्री करा दीजिए, तो ये लीजिए ट्रिग्नोमेट्री 133 शिफ्ट के सभी बेस्ट क्वेश्चन विदाउट रिपीटेशन एनटीपीसी 2021-22 के, चाहे वो सीबीटी 1 के हों या सीबीटी 2 के हों, मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप चीजों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, मेरी कही हुई बातों को अपने दिमाग में रखेंगे टिल एग्जाम डेट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर ले फिर। तो आइए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जय श्री राम कहते हुए दोस्त, ये अपना पहला क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से? यस दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना? परफेक्ट। कह रहा है कि 1/1 + tan θ + 1/1 - tan θ, इसका मान हमारे पास 4 दिया हुआ है और हमसे ये कह रहा है कि थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, यानी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब इसको समझो जरा, समझने का सेंस तेज कैसे करना है, इस चीज को समझना जरूरी है। देखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो ये तरीका है कि हम इसको बेसिक स्तर से सॉल्व करें और बेसिक स्तर से भी सॉल्व करने में बहुत टाइम नहीं लगने वाला है। क्यों नहीं लगने वाला है? जब हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे और इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो इधर होगा 1 - tan θ, इधर होगा 1 + tan θ। प्लस tan θ माइनस tan θ से कट जाएगा तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 + tan θ, 1 - tan θ हो जाता है 1 - tan स्क्वायर θ, और बराबर में अपने पास 4 दे रखा है। इसको हम पलट कर इस तरफ ले जाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, और ये 4 ले आते हैं नीचे इधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंपल सी बात है कि जब 2 दूनी 4 हो गया, मान लीजिए ये 2 इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2, या इसको ऐसे देख लो कि मान लो ऐसे लिखा था, तो ये 1 - tan स्क्वायर थीटा जो है इसको हम यहाँ पे ले आए और यहाँ पर हमने कर लिया 4, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 1/2 यहाँ पर हो गया। अब ये 1 - tan स्क्वायर थीटा है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये 1/2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 1/2। अब क्योंकि tan स्क्वायर थीटा का मान 1/2 है तो tan थीटा का मान 1/√2 होगा। tan स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास क्या है 1/2, तो tan थीटा का मान 1/2 होगा, लेकिन हम tan थीटा का मान नहीं रखेंगे, हम 1/2 ही रखेंगे जो कि tan स्क्वायर थीटा का मान है। सर ऐसा क्यों करेंगे आप? वो इसलिए करेंगे भाई क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज पूछी गई है ना वो स्क्वायर में दी है। अच्छा सुनिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं बनाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका फायदा जानते हैं क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि यहां से हमें फिर पाइथागोरस नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट इसी वैल्यू का यूज करके हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं, ये फायदा होगा। तो कहां पर कौन सा स्टेप आपको समझना है ताकि सवाल अच्छे ढंग से और सरल तरीके से सॉल्व हो जाए वो देखिए। तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 प्लस आधा 4.5, 4.5 का मतलब 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। अब आप देखोगे कि ये जो हमारा 9/2 है ये हमारे पास किसी ऑप्शन में है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो है, ये हमारा पहले ही ऑप्शन है। तो जब ये पहले ही ऑप्शन था तो ये उत्तर हो गया। क्या बन गया? उत्तर बन गया। क्लियर है मेरी बात? बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब इसमें इससे ज्यादा सरल सर क्या हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना, चूंकि ये कंडीशन हमारे पास दी है तो बच्चा ये समझेगा कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो वो 30, 60 और 45 पर काम करने की कोशिश करता है कि भाई क्योंकि 30, 60 और 45 के मान उसको याद होते हैं, तो उनसे ये लगता है कि थीटा का मान अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो यही 3 एंगल हम देख पाएंगे, जबकि बहुत सारे होते हैं, जैसे 15 हो सकता है, 75 हो सकता है, 45 हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, 65 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना।
तो जब ये स्थिति बने तो सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहते हो इसी को कि हम एंगल से अगर इसको चेक कर ले, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, ये देख ले, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर थीटा का मान सपोज कर लीजिए 45 रखते हैं, tan 45 का मान 1, 1 + 1 2 यानी 1/2, tan 45 का मान 1, तो ये तो 1/0 हो गया ना, 1/0 तो अनडिफाइंड होता है, तो 4 कहां से आएगा, यानी थीटा का मान 45 तो होने से रहा। अब अगर हम 30 रख देते हैं तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1 + 1/√3, 1 - 1/√3। सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी इसकी अपेक्षा। ऐसे सवाल में एंगल रख के आप आंसर तो निकाल सकते हो, लेकिन उसमें टाइम फिर ज्यादा लगेगा। तो कहां पर कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है ये भी आप यहां पर सीखते चलिएगा, ये नोट करते चलिएगा, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिए हैं और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आपको दिखेंगे, ये मैं गारंटी कहता हूं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए जी अगला सवाल ये देखिए, लेवल 5 में पूछा गया था, 2022 में कहता है इसको सॉल्व करना है। तो अगर इसको सॉल्व करना है भाई साहब तो शुरू हो जाइए, आप देखिए आप क्या सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? ये कहता है cos स्क्वायर 45 + थीटा है, ये कह रहा है cos स्क्वायर 45 - थीटा है, और फिर नीचे हमारे पास चीजें दी हैं। अब नीचे जो चीजें दी हैं उसमें तो आपको ये दिखने लगेगा कि यार इसके मान तो मुझे याद है, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये दिमाग नहीं आता, ये सोच नहीं पाता है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा मामला है, पूरक कोण का जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो है। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कि अगर आपके पास cos स्क्वायर थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा 2 दिया है, और यहां पर अगर थीटा 1 + थीटा 2 का जो मान है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। हालांकि ये लिखने की अब जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री के बराबर होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और सेम काम यही किसके साथ होता है? साइन के साथ होता है, कि अगर आपके पास sin स्क्वायर थीटा 1 लिखा हो + sin स्क्वायर थीटा 2 लिखा हो, तो ये भी 1 के बराबर होगा। कब? जब दोनों कोणों के मान यानी थीटा 1 और थीटा 2 का मान 90 डिग्री के बराबर हो। ये भी वही होता है, पूरकता का सिद्धांत है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो मैंने देखा कि हमारे पास एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बना देगा। 90 बना देगा तो ऊपर की वैल्यू तो भाई साहब 1 हो गई ना। अब हमें सिर्फ नीचे काम करना है, और ये काम बड़ा आसान है क्योंकि इसके एंगल्स, इसकी वैल्यू याद होती है। cos स्क्वायर 30 का मान, जैसे sin 30 का मान क्या होगा? sin 30 की अगर बात करते हैं तो मान होता है 1/2। cosec का मान क्या होगा? 2, स्क्वायर करेंगे 4। sin 45 का मान 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, माइनस cos 60 का मान, जो sin 30 का मान वही cos 60 का मान, यानी कि 1/2। तो sec 60 का मान पलट गया तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। यहां पर जब काटोगे तो 2 मिलेगा, 2 - 4 का मतलब नीचे हमारे पास -2 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास 1 तो बना ही था। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा 1/-2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपके पास दिया हुआ है। अब ये लेवल 5 का सवाल था। मैं अगर आपसे ये बोलूं, ये सवाल सिर्फ 5 सेकंड का था, इससे ज्यादा था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत यहां पर काम कर रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं थी ये लिखने की, ये सिद्धांत काम कर रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। अब आप एग्जाम के इतने करीब हो तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और ये आपका कैलकुलेशन है, काम खत्म हो गया। बताइए कितना कठिन था? और कठिन क्या था? मतलब सरल ही था अगर दूसरी भाषा में कहा जाए। ये सवाल देख लीजिए, कह रहा cot स्क्वायर थीटा बराबर है 1 + cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो tan स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? चलिए प्रयास कर लीजिए, करिए प्रयास करिए, और फिर बताइए कि आप क्या उत्तर देना चाहेंगे इस सवाल का। देना भी चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, ये भी बात। देना चाहेंगे? देखो cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा दिया है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो 1 होता है ना, इसको हम sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आपको नहीं लिखना, आप सिर्फ और सिर्फ सुनिए मेरी बात को, सिर्फ सुनिए आप,
लिखिए आप कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनिए मेरी बात। आगे जो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा था उसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख लिया। ये आपको कुछ लिखना नहीं है एग्जाम में, ये सारी चीजें मेंटल कैलकुलेशन की है, लिखना नहीं कुछ भाई, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसको सुन लो, ठीक है। अब देखो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको खत्म कर लेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इधर हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को अपने पास लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर अपने पास आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस कॉस स्क्वायर थीटा से इसको खत्म कर लेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, 2 इधर आ गया, ये उधर पहुंच गया, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो हमसे पूछा जा रहा था इसका मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पलट गया भाई, 2 हो गया। यानी आंसर 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 2 में अगर हम कुछ जोड़ेंगे तब हमारा आंसर आएगा। टेन स्क्वायर थीटा भी जोड़ना है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 2 आ चुका है, तो आंसर 2 से बड़ा होना चाहिए। ये माइनस है, ये नहीं होगा, ये 2 से छोटा ये नहीं होगा, ये 2 से छोटा ये नहीं होगा, ये आपका उत्तर हो गया। अब आप चाहो तो इसका मान निकालो, नहीं चाहो तो नहीं निकालो, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। वैसे अगर आप चाह रहे हो तो हम निकाले देंगे। जैसे साइन क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां से अगर हम आधार निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 3 और 3 का वर्गमूल √3, ये हो गया लंब। अब मेरे प्यारे भाई टेन क्या होता है, अगर हम इसी पे बात करें, इसी को लेकर चलें, चूंकि स्क्वायर में लेकर चल रहे हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, तो अगर हम इसी को लेकर चलते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का मान आएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, तो लंब है √3, आधार अगर सॉरी ये हमारा आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार का मतलब 1/√3 रखेंगे, उत्तर मिलेगा। खैर वो सब अलग की बात है, ये तब करना जब यहां से साइन थीटा का मान निकाल लोगे, कि साइन थीटा का मान सर जी हमारे पास जो है 1/√2 हो जाएगा, और ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो अगर यहां से मैं आधार की बात करूंगा कि यहां से आधार हमारे पास क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, 1 का वर्गमूल 1, करेक्ट। अब टेन का मान निकालोगे यहां से, इसकी करने की आपको अगर जरूरत लग रही थी तो ही आप करना, अदरवाइज काम खत्म था। टेन होता है लंब बटे आधार, लंब 1 है आधार 1 है, तो ये हमारे पास टेन थीटा का मान 1 आएगा। अब स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 ये और 2 ये मिलकर कितना हुआ 3। जरूरत थी नहीं वैसे अगर देखा जाए, साधारण सी बात थी, समझने वाली बात थी। अगला सवाल लेवल 5 का ये सवाल है, सिर्फ 3 का, कह रहा है साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन 30 0 है और बीटा न्यून कोण है, तो बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही सरल हो गया, अगर हम साइन 30 को इधर लेकर आते हैं तो साइन 30 का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, यानी साइन बीटा का मान 1/√2। और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर जो बीटा का मान होगा वो 45 डिग्री आएगा। ये सवाल तो विदाउट पेन वाला था, इस सवाल में तो आपको पेन की जरूरत नहीं थी, इस सवाल में सिर्फ आपको अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए, या जो चीजें आपने पढ़ी हैं उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा था तो ये सवाल में कोई जरूरत नहीं थी पेन की और 2-4 स्टेप लिखने की, बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। नो नीड टू राइट एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन, नो नीड टू राइट। अब ठीक है बात, अगला सवाल, साइन थीटा का मान 3/4 है, कॉस थीटा का मान 5/4 है, तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का मान चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे भाई, अगर ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो अगर यहाँ से आप tan थीटा का मान निकालोगे तो साइन बटे कॉस करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट यही होना चाहिए। रख दो मान 1 + 3/5 और 1 माइनस 5/3, ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा 8/5। ये लिखने की जरूरत नहीं है, खटाक से कैलकुलेशन होनी चाहिए थी, इसमें कुछ भी लिखना नहीं। और ये हो जाएगा माइनस का 2/3, 3 ऊपर जाएगा 24 बना लेगा,
दो नीचे आएगा 10 बना लेगा, माइनस साइन रहेगा ही, थोड़ा और काट पीट के अगर छोटा करेंगे तो 12/5 आ जाएगा, वो भी माइनस का। और माइनस का 12/5 अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी आपके सवाल के उत्तर की तरफ इशारा कर रहा था कि भाई साहब इसको टिक लगा दो और खुश होने के बाद आगे बढ़ो, ये इशारा पहले ही कर रहा था। क्लियर है मेरी बात? सब लोग समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे कमेंट कर देना यार दादा, आजकल तुम लोगों के ना कमेंट ज्यादा दिखाई देते हैं ना लाइक और शेयर ज्यादा दिखाई देते हैं। भगवान जाने इससे हमें कितना करोड़ों का फायदा हो रहा है। साला रेंट पे आके मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, एक अगर ये उम्मीद अगर कर लेता हूँ कि तुम लोग लाइक और शेयर कर दोगे, कमेंट कर दोगे, तो तुम लोग वो भी नहीं करते हो, पता नहीं क्या बात है। और मेरे जैसा कोई पढ़ाएगा नहीं मैथ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। आप देख डालो, अब देख ही रहे होगे सबको। ये देखो, अब देखो कितना बढ़िया सवाल आ गया, कितना बढ़िया सवाल आ गया। अब इससे ज्यादा सरल कुछ हो नहीं सकता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1/1 1 प्लस, जब एक दूसरे में बदलने वाले एंगल आपस में डिवाइड में दिए होते हैं। जैसे कि अगर जैसे साइन किस में बदलता है तो आप बोलोगे साइन सर कॉस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। टेन किस में कन्वर्ट होता है तो आप बोलोगे सर टेन कॉट में कन्वर्ट होता है। सेक किस में कन्वर्ट होता है, सेक सर कोसेक में कन्वर्ट होता है। और जब ये एक दूसरे के अपोजिट में अपॉन में दिखाई दें, जैसे यहाँ पे लिखा हो साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा 2, ऐसे लिखा हो, या फिर लिखा हो टेन थीटा 1 अपॉन में कॉट थीटा 2, या फिर लिखा हो सेक थीटा 1 अपॉन में कोसेक थीटा 2। कोई भी ऊपर कोई भी नीचे हो सकता है। और इन सब की कंडीशन ये होती है कि अगर यहाँ पर दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है तो इनके मान 1 के बराबर होते हैं। मतलब तब ये भी 1 के बराबर होगा, ये भी 1 के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। इतना सिंपल सी बात थी। पूरकता का सिद्धांत है, एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट को जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते होगे तो ये चीज आपको पढ़ाई गई होगी, समझाई गई होगी, पढ़ा है ना। और साफ साफ सवाल सामने दिखाई देता है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और इधर हमारे पास √3 tan थीटा लिखा था। ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी। अब ये बना 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही आएगा। यानी tan थीटा में अगर मान हमारे पास √3 आ रहा है, tan थीटा में मान अगर √3 आ रहा है तो थीटा का मान 60 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो हमसे पूछा गया था थीटा की वैल्यू क्या है, तो क्या बोलोगे थीटा की वैल्यू क्या है? 60। इतना सा सवाल था ये भाई साहब। दादा कैसी बात कर रहे हो कि ये सवाल कठिन आपको पूछे गए हैं। कोई ये ना कहे कि सवालों में कठिनाई है, क्योंकि नहीं है दादा, बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला सवाल बताइए, कोशिश करिए सब लोग, एक बार प्रयास तो कर ही सकते हो ना। नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करना कौन सी बुरी बात है, तो करिए प्रयास, करिए प्रयास। और देखिए साहब बात यह है ना, ये सवाल प्रयास लायक भी नहीं है, ये सवाल प्रयास लायक भी नहीं है। -1 उत्तर होगा, पूछिए कैसे। अब देखो होता क्या है ना कि चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये हमारे पास cos 63 लिखा था, cos 63 लिखा था, cos 63 को हम sin 27 लिख ही सकते हैं। cos 63 होगा तो उसे sin 27 लिख सकते हो ना? हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये sin 27, ये sin 27, sin स्क्वायर 27, ऊपर sin स्क्वायर 27, नीचे cos स्क्वायर 27, तो क्या बन गया tan स्क्वायर 27 माइनस कोसिक किस में बदलता है, सेक में बदलता है। बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। कोसिक किस में बदलता है, सेक में बदलता है। कोसिक 63 को हम सेक 27 लिख सकते हैं। अब बोलोगे हाँ सर लिख सकते हो। तो ये सेक 27, ये सेक 27, सेक स्क्वायर 27 हो गया ऊपर, नीचे tan 45 से 1 हो गया, तो यहां पर क्या आया सेक स्क्वायर 27। और आपने जो मेन 3 आइडेंटिटी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उसको बड़े अच्छे से पढ़ाई होगा, जानते ही होगे। पहली आइडेंटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यानी कि सर्व समीकाएं बोलते हैं इसको, क्या है? दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के बराबर होता है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्व समीका होती है वो होती है कोसिक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये भी 1 के बराबर ही होता है। अब भाई साहब आप ये देखो कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसका मान -1 हो जाएगा। बात भी खत्म, सवाल भी खत्म, कहानी भी खत्म, कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन भी खत्म। इस सवाल से संबंधित जो था, क्या कहती पब्लिक, बताना पड़ेगा, बताइए। ये देखिए आए, अब देखो पहली नजर में पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। जब पहली नजर में इस सवाल को देखोगे तो ये लगेगा कि हाय राम रे, ये क्या पूछ दिया गया है हमसे, ये कैसे होने वाला है। पहली नजर में ये लगेगा, और जिसको जिसको पहली नजर में ये लग गया कि ये कैसे होएगा, तो ये मान के चलो फिर उसका तो यही हो जाएगा कि ये कैसे होएगा। दादा ये 0 आंसर देगा, पूछो कैसे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कैसे देगा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं cos 12 और cos 168 को एक साथ ले लूंगा, क्योंकि यहां पर जब जोड़ेंगे तो एंगल 180 बन जाएगा, और साथ में cos 84 और cos 96 को एक साथ लेंगे, क्योंकि इनके एंगल जोड़ने पर 180 बन जाएगा। मैं करके भी दिखाऊंगा, पहले सुन लो मुंह जवानी अगर तो। ये हो गया cos a cos b, cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है, हाथ उठा दो जरा। क्या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का रिवीजन करा दिया जाए कंप्लीटली, जैसे ज्योमेट्री का कराया था? बोलो, हाथ उठाना सब लोग, करा दिया जाए? करा देंगे सब लोग, कमेंट से बताना कितने लोग चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलों का, एंगल का, एक्सेस का, क्वाड्रेंट का, यानी अक्षों का रिवीजन करा दिया जाए। तो जितने लोग ये चाहते हो ना, हाथ उठा लेना, कमेंट बॉक्स में हाथ उठा देना, और कमेंट आने चाहिए अगर ये चाहते हो तो। और नहीं चाहते हो राजा, तो फिर कौन ही बात नहीं, ज्योमेट्री का तो करा ही चुके हैं पूरा, वही का देख लेना। तो हम ये बोल रहे थे कि ये बना cos a प्लस cos b। cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो जब 2 cos a प्लस b करोगे तो 12 प्लस 168 180 बनेगा। 180 का आधा होगा 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, मतलब एक हिस्सा 0 फिर दूसरा हिस्सा भी 0, तो 0 प्लस 0 तो 0 ही आएगा। ये मुंह जवानी सवाल था इस प्रकार से। अब मैं आपको करके बता देता हूं, पहले आप ये समझ लीजिए दादा कि cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। 2 cos a प्लस b बटे 2 इंटू cos a माइनस b बटे 2, ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। तो जब ये फॉर्मूला हमें मिल गया तो हमने इसको दिखा, कैसे देखा? हमने इसको ऐसे देखा कि एक जगह हो गया cos 12 प्लस एक जगह हो गया cos 168, ये एक साथ लिख लिया, प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमने क्या लिख लिया, cos 84 और प्लस cos 96। दादा वैसे इस सबको लिखने की जरूरत थी नहीं, बाकी आपकी इच्छा, आप समझदार हो, एग्जाम अगर तेजी से करना है तो इतना माइंड आपका पढ़ते समय स्पष्ट हुआ होना चाहिए कि ये सारी चीजें देख के उत्तर मिले। और अगर आपने ऐसे नहीं पढ़ा है तो ही मैं कहता हूं, अगर आप ये सब चीजें नहीं कर पाते हो तो ही मैं कहता हूं कि मेरे 149 वाले कंप्लीट मैथ के फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि ज्वाइन कर लो, बहुत कम कीमत की बात है अभी। चलो खैर, ये आपकी सद्बुद्धि पर निर्भर करेगा कब क्या कैसे होगा। तो यहाँ cos a प्लस cos b हो गया। जब इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b होगा। a प्लस b का मतलब 168 प्लस 12 180, 180 बटे 2 होगा। 180 बटे 2 का मतलब ये 90 हो जाएगा। आगे हमारे पास cos a माइनस b बटे 2 भी आएगा, आएगा ना, यानी 168 माइनस 112, 168 माइनस 112 का मतलब 168 माइनस 12 का मतलब हो जाएगा 156 बटे 2 भी आएगा। लेकिन ये सब हमें लिखना नहीं, पूछो क्यों? ये इसलिए नहीं लिखना है बाबू, क्योंकि cos 90 का मान तो 0 होता है, और जब ये 0 हो गया तो ये पूरा गुणज 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसमें इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 2 cos a प्लस b, यानी 84 प्लस 96 180 बटे 2, और आगे आ जाएगा cos a माइनस b, 84 माइनस 96, 96 माइनस 84 यानी कि 12 बटे 2।
तो ये भी ना cos 90 हो जाएगा। जब ये भी cos 90 होगा तो इसका मान भी 0 होगा। तो ये पूरा 0 बन गया, ये पूरा 0 बन गया, और 0 + 0 0 हो गया। तो महाराज मेरे कहने का मतलब है कि इन सब सवालों में अगर ये लिखना पड़ रहा है तो आपने अभी सही ढंग से पढ़ाई नहीं की है दादा। कर, क्योंकि आपको भी पता है कि ये इतने सड़े सड़े सवालों के लिए एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना लिख के आंसर निकालो। और फिर अगर ऐसा करके आंसर निकाल रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये कहना पड़ जाएगा कि सर छूट गया क्वेश्चन, ये हमसे हो नहीं पाया, पता नहीं क्या था। और जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे पास कोई कोर्स है, हम क्यों ले आपका 149 वाला, बात सही है आपकी, आपके पास होगा, आप कोर्स ले लो मेरा 149 पे करके, 10 दिन 15 दिन जो चैप्टर आपका मन हो वो पढ़ो, जो पहले था उससे भी पढ़ाई होगा, कंपैरिजन कर लेना। अगर आप में इम्प्रूवमेंट ना हो तो हमसे सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर देना, पैसा वापस कर दूंगा 10 दिन के अंदर, 10 दिन का टाइम दूंगा। अभी उसके विषय में बता देंगे, बात की बात है, पहले सवालों पे आओ। देखो 10 15 प्लस कॉट 15 मान बताना है आपको, इसमें क्या होगा 10 15 प्लस कॉट 15 की वैल्यू, चलिए बताइए फटाफट से। इस पर सवाल पूछे गए। अब आप वहां पे ऐसे मत करने लगना कि 10 15 का मान है तो हम लिख रहे हैं कि 10 45 माइनस 30, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो याद करो, नहीं याद है तो याद करो भैया। तो वहां पे ये सब मत लिखने लगना, तो जीवन में बिल्कुल नरक दिखाई दे जाएगा सब मामला। ये लगेगा कि अरे दादा रे ये क्या पूछ दिया, ये क्या कर लिया, ये मत करिए वहां पर। समझ रहे हो भाई साहब? अगर वैल्यू याद है तो, नहीं याद है तो भी एक तरीका बताऊंगा, समझ लो, पहले एक बार प्रयास तो करो खुद से। नहीं याद है, चलो अच्छा मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से समझो। अगर वैल्यू याद है तो, नहीं याद है तो, जैसे 10 15 का जो मान होता है, 10 15 का मान होता है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। कॉट 15 का मान इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। जस्ट अपोजिट होने का मतलब इसको उल्टा करके लिख देंगे, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। इन दोनों को जोड़ के ही उत्तर लिखना था, बीच में प्लस लगा है ना, तो इन दोनों को जोड़कर उत्तर लिखना है। तो जब ये इधर लाओगे तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो a + b का होल स्क्वायर होगा। a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है क्या, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 2 ब्रैकेट में a² + b²। 2 की जगह 2, a² की जगह √3 का स्क्वायर यानी 3, और b² की जगह 1 का स्क्वायर 1। नीचे क्या आएगा, √3 + 1 √3 - 1, यानी कि √3 के होल स्क्वायर में से 1 का होल स्क्वायर घटाना है, यानी 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 4। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर का जो रिजल्ट होता है वो होता है ब्रैकेट 2 ब्रैकेट में a² + b²। इस फॉर्मूले का यूज किया, ये भी रिवीजन में लिख दिया। अब महाराज कई बार बात ये होती है कि कुछ बच्चों को हो सकता है ये बात रास ना आए कि अगर हमें वैल्यू नहीं याद है तो क्या सवाल नहीं हो पाएगा क्या। अगर आपको वैल्यू नहीं याद है, बाई चांस मैं मान लेता हूं नहीं याद है, इट्स ओके, होता है, कई बार हो जाता है कि नहीं याद होती हैं चीजें, तो क्या ये सवाल नहीं होगा, होगा तब भी होगा। मैं आपसे तब इस वक्त जब वैल्यू नहीं याद है तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपको ये पता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है। अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर ये नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है कि आप सीख लोगे यहाँ पे खट से। अगर ये पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है। इसका जो रिजल्ट होता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का जो रिजल्ट होता है वो होता है 2 कोसेक 2 थीटा, 2 कोसेक 2 थीटा होता है, ये रिजल्ट होता है इसका। आप सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब चूंकि थीटा हमारे पास 15 डिग्री दिया है तो 15 दूनी 30 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 × कोसेक 30 डिग्री।
कोसिक 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोसिक 30 का मान पलट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और आगे 2 लिखा ही था तो 2 दूनी कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अगर वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कम से कम ये चीजें जो रिजल्ट होते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट कहते हैं, जो हमेशा काम आते हैं वो स्टैंडर्ड रिजल्ट कहलाते हैं, उन्हीं को याद कर लो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। अब तो कर लो ना, कहीं में तो आप ये होगा कि जिनको ये नहीं पता होगा अभी तक कि स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होते हैं है ना, हो ना बहुत सारे लोग ऐसे। खैर कोई बात नहीं, अगले सवाल पर आओ, ये बताओ आंसर। आहा, अरे वाह, ये तो बता दोगे खट से, ये तो मुझे उम्मीद है, ये तो आप खट से बता देंगे। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए, चलो दादा बताओ, बताओ भैया बताओ। साइन 45 प्लस ए दिया है और माइनस में क्या दिया है, माइनस में हमारे पास दे रखा है कॉस 45 माइनस ए। अब सोचना ये है कि ऐसा क्या किया जाए कि काम बन जाए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, छोड़ो ये सब बातें, मैं आपसे अगर ये कहूँ कि सवाल छोड़ दो, आप मुझे ये बताओ, अगर ये साइन थीटा लिखा है और इस साइन थीटा को हम कॉस थीटा में लिखना चाहें तो क्या लिख लेंगे। ये साइन थीटा लिखा है, साइन ए लिखा है, सॉरी साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा को कॉस थीटा में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, लिख सकते हो क्या। हाँ सर लिख सकते हैं। अब जिसको ये आइडिया लग गया कि साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख जाएंगे, वो बोल देगा सर इसका आंसर 0 है, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर साइन 45 माइनस ए को हम कॉस में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर इसको हम यही लिखेंगे, कॉस 90 और माइनस थीटा का मतलब 45 प्लस ए दिया था इसमें, ये लिखेंगे, और हमारे पास माइनस में कॉस 45 माइनस ए दिया ही था। 90 में से 45 घटाओगे 45 बचेगा, और माइनस साइन जब अंदर डालोगे तो ये 45 माइनस ए हो जाएगा, आप बोलोगे तो ये बन गया कॉस 45 माइनस ए प्लस का, ये कॉस 45 माइनस ए माइनस का था, दोनों कट गए, कटने के बाद आंसर 0 हो गया। अगला सवाल ये है, अब इसमें आपकी असल परीक्षा होगी कि आप कितना क्वाड्रेंट जो होते हैं, चतुर्थांश जो होते हैं, उस चतुर्थांश को आप कितना अच्छा पढ़े हो, इसमें आपकी असल परीक्षा होगी, और उस परीक्षा में सफल होना ही पड़ेगा अगर ये सवाल सही करना है तो। क्या आप बताओ, जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन भी हो जाएगा। बताओ भैया क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या मिलेगा, है ना। चलिए बताइए, कोशिश करिए। बताओ, कठिन लागे है कि क्या लग रहा है, कठिन है, लग रहा है तुमको ये सवाल कठिन है। टाइम तो दे रहे ना, चलो अच्छा सुनो, जब एंगल 90 के साथ ऑड मल्टीपल में होते हैं, 90 हो गया, 270 हो गया, 5 गुना हो गया यानी कि 450 हो गया, फिर 7 गुना हो जाए या 8-9 गुना हो जाए, तो जब एंगल 90 के साथ ऑड मल्टीपल में होते हैं तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ये बदल जाता है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस स्क्वायर 270 माइनस फाइव, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये फाइव प्लस। दूसरी बात, 90 के साथ इवन मल्टीपल में, 90 के साथ इवन मल्टीपल में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता है, नो चेंज होता है। साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा है, माइनस बाहर लगा था, साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, ये हमारे पास साइन स्क्वायर
थीटा है फाई है, फाई है, फाई बना रहेगा। हाँ सर बना रहेगा, मैंने कहा वेरी गुड। नीचे वाले पर आ जाओ, प्लस लगा था, प्लस लगा के नीचे आ गए। साइन स्क्वायर पाई बाई टू, पाई का मान 180/2 का मतलब 90, साइन 90 का मान हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, मतलब इसका कोई यूज नहीं है, ये बात खत्म हो गई, ये तो 1 हो गया ना, खत्म ही होगी बात। अब यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा, 270 है तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और प्लस में हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये तो समझ गए ना कि ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाइव। क्लियर हो गई बात। अब इसमें अगर आपको चतुर्थांशों का ज्ञान है, ये सिर्फ ये 0 से 90 डिग्री होता है, यहाँ सारे प्लस होते हैं, ये 91 से लेकर 180 डिग्री तक का चतुर्थांश होता है, यहाँ पर साइन और साइन का अपोजिट यानी कि कोसिक प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। ये हमारा जो है 181 से लेकर 270 डिग्री तक का चतुर्थांश होता है, यहाँ टेन और टेन का अपोजिट जो कॉट होता है वो प्लस का होता है, बाकी सारे माइनस के होते हैं। यहाँ पे बात करें तो 271 से लेकर 360 डिग्री तक का हिसाब किताब होता है, और यहाँ पर कोसिक और कोसिक, सॉरी कोसिक नहीं, कॉस, कॉस और कॉस का अपोजिट सेक ये प्लस होते हैं, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस होते हैं। अगर ये आपने त्रिकोणमिति में शुरुआती हिस्सों में अच्छे से पढ़ा है तो ये सवाल आपके लिए बोनस था, 1 नंबर या 2 नंबर जो भी जितने नंबर का है वो आपको देकर जाएगा। और अगर आप ये समझते हो कि ये सब चीजें बेकार की होती हैं, इनका कोई यूज नहीं होता है, तो ये आपकी गलतफहमी है, आपके सामने सवाल रखा है डायरेक्ट इससे। और कभी ये चीजें मतलब पुरानी नहीं हो सकती है, कभी ये चीजें बेकार नहीं हो सकती, बेसिक तो कभी बेकार होता ही नहीं है किसी चीज का। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए साहब। अरे बाप रे, काफी बड़ा है क्या, चलो जी कोई बात नहीं। कह रहा 6 सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31 प्लस 2/3 साइन 90 माइनस 3 टेन स्क्वायर 56 वाई, वाई भी है यहाँ पर, वाई टेन स्क्वायर 34, ये वाई बटे 3 के बराबर है। वाई का मान क्या होगा, ये एनटीपीसी की किसी शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था, कब, 8 जनवरी 2021 को। चलो साहब जल्दी से बताओ, स्पीड बढ़ाओ अपनी और देखें कितनी स्पीड में क्या आंसर आपका आना चाहिए इस सवाल का। फटाक से आंसर दो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, क्या आएगा, बताओ दादा जल्दी से। और ना आ पाए तो छोड़ दो, ना आ पाए तो छोड़ दो, फिर तो हम ही हैं मान लो। केवल और केवल अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा सवाल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सिद्धांत पर आधारित है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है, और कुछ है नहीं इसमें, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये लिखा है सेक स्क्वायर 59 माइनस कॉट स्क्वायर 31। अब अगर सेक को हम कॉट में चेंज करें तो ये जो सेक स्क्वायर 59 है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक किस में चेंज होगा, कोसिक में। इसको कोसिक स्क्वायर 31 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं। कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, हाँ होता है, 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आ गया, कहानी खत्म पहले से। साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का गुणा 2/3 में करेंगे तो ये 2/3 रहेगा, कहानी खत्म। आगे आते हैं 3 लिखा, इसको देखो, टेन स्क्वायर 56 और टेन स्क्वायर 34 दोनों गुणे में है, मतलब आपके पास अगर ऐसा लिखा होता है कि टेन स्क्वायर थीटा 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा 2 ये 1 के बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा 2 ये भी 1 के बराबर होगा, कब, जब थीटा 1 और थीटा 2 का मान कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये टेन स्क्वायर 56 और ये टेन स्क्वायर 34 1 हो गया, 1 का गुणा 3 वाई में करेंगे तो 3 तो लिख दिया था, वाई और लिख दीजिए, बराबर में अपने पास y/3 लिखा था, करेक्ट। y वाले टर्म एक साथ भेज दीजिए, तो ये माइनस का 3y जो है इधर आके प्लस का 3y हो गया,
यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगी इसमें, 3 त्रिका 9 y प्लस 1 y यानी कि 10 y हो गया। ये 10 y बटे में 3, 6 3 18 तो 20/3 ही हो गया। बराबर में लिख दो 20/3। 3 से 3 खत्म, 10 दूनी 20, y का ही मान पूछ रहा था। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं ये चीजें नहीं लिखता या आपको समय ना देता इस सवाल के लिए, तो इस सवाल में कितनी दम है आप मुझे बता सकते हो ईमानदारी से? कितनी दम है इस सवाल, है दम? कोई दम नहीं है सरकार इस सवाल में, कोई दम, जिससे आपको ये लगे कि अरे यार बड़ा खतरनाक सवाल है ही नहीं। खतरनाक सवाल लगेगा कहां से? आइए, एनटीपीसी 2021 इवनिंग शिफ्ट 9 जनवरी का, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, पहले चतुर्थांश में कोण है, इसका मान ज्ञात करना है। ये तो बहुत ही सरल बात हो गई। अगर कभी भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। और अगर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है, तो वो सिर्फ एक ही एंगल पर बराबर हो सकते हैं, 45 डिग्री पर। और ये यहाँ पर बात भी सेटिस्फाई हो गई कि ये पहले चतुर्थांश में ही होगा 45। तो मेरे भाई साइन 45 का मान 1/√2, क्यूब करोगे तो हमारे पास 1/2√2 आ जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें 3 भी दिया था, 3 कॉस क्यूब थीटा का मतलब 1/2√2 हो जाएगा। तो अगर हम 1/2√2 यहाँ से कॉमन कर लें, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 3, तो 3 और 1 4, 4 को 2 से काट देंगे 2 आ जाएगा। 2/√2 अगर करेंगे तो √2 हमारे पास फाइनली बचेगा। ये आंसर हो जाएगा √2। √2 का मतलब ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा। बताओ भैया, बताओ दादा, कोई दिक्कत है इसमें? क्या ही दिक्कत होगी, है कोई दिक्कत? है कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है सर। सही किया है सर। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जिसको जिसको ये लग रहा है थोड़ा सा भी इस सवाल में, ध्यान से देख लो पहले इस सवाल को, देख लो ध्यान से पहले। और जिसको जिसको महाराज ये लग रहा है कि इस सवाल में कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, वो मुझे बताओ कहाँ दिक्कत है। किसी को अगर ये लग रहा हो, किसी को है कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगर कह दो दिक्कत है तो ढूंढने लगते हो ना दिक्कत। अगर कह दिया कि दिक्कत है, तुरंत दिक्कत ढूंढने लगे होगे कि अरे दादा पहले ढूंढो, सर को गलत साबित करना है। कई लोग इसी बात पे खुश होते हैं कि सर को गलत साबित करेंगे। बहुत लोग खुश होते हैं इस बात पे। कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान 2/3 दिया है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? करो, क्या मान होगा बताओ। देखो, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं। इसको आप साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा? ए प्लस बी का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही आएगा। और ये मान हमारे पास 2/3 दिया है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। बहुत सारे स्टेप लिखने से जल्दी सवाल हो ऐसा जरूरी नहीं था। अब क्योंकि हमसे 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है भाई, यानी साइन में मान पूछ रहा है, तो कॉस वाले हिस्से को हम साइन में बदल लेते हैं। इसको जब साइन में बदलोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर में है 2/3। ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज देंगे और ये 2/3 इधर माइनस कर लेंगे, तो 1 माइनस 2/3 अगर करेंगे तो 1/3 ही तो बचेगा, और इस तरफ हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। और भाई साहब इसी का मान आपसे पूछा था, तो कितना हो जाएगा? 1/3। 1/3 क्यों नहीं आ रहा है?
1/3 जो नहीं आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो होगा, इसको इस तरफ भेजें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ ले आए तो 2/3, तो 1 माइनस 2/3 का मतलब 1/3 तो बचेगा। और 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, तो यही आना चाहिए मेरे ख्याल से। देखो जरा सब लोग, बताओ कहाँ क्या गड़बड़ है, कुछ है क्या गड़बड़? देख के बताओ सब लोग, कोई गड़बड़ किसी को दिख रही कहीं? दिख रही हो तो बोलो। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, वो 1/3 ही होगा। अगर हमसे अगर हमसे 2 साइन स्क्वायर थीटा पूछा है तो यही होगा। और अगर भाई साहब यहाँ पर इसकी जगह ये पूछा जाता कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता, अगर ये पूछा जाता तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तब इसका मान 2/3 होता और तब हमारा ऑप्शन हमारे पास आंसर में होता। लेकिन दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा ही पूछा जाएगा तो वो 1/3 ही होगा, और अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूछा जाता तो वो 2/3 होता। ठीक है दादा? अगला सवाल, साइन 15 का मान बताओ। आज देखो मजा आ गई। tan 15 का मान आपने सीखा, tan 15 का मान आपने सीखा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। जो मान tan 15 का होता है वही cot 75 का होता है। पहली बात, cot 15 का मान आपने सीखा क्या? √3 प्लस 1/√3 माइनस 1। जो मान cot 15 का होगा वही tan 75 का होगा। तो यहां से 2 से आपको 4 मान तो मिल गए। अब मैं पूछ रहा हूं sin 15 का मान, इसमें से क्या हो? किसी को अगर याद हो, जैसे sin 15, जो मान sin 15 का होगा वही cos 75 का होगा। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाता cos 15 का मान, तो जो मान cos 15 का होता वही sin 75 का होता, sin 75 का। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, याद रखोगे तो फायदे में रखोगे, और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको ना आता हो, सारी बातें आपको आनी चाहिए। नहीं आएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको तकलीफ होगी बहुत ज्यादा, और वो तकलीफ मैं नहीं चाहता हूं कि आपको हो। बताइए सर, जिसको भी आता हो, जिसको भी ये लग रहा हो कि हमें आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आपसे sin 15 का मान पूछ रहा है, थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ऐसे काम कैसे बनेगा? अब आप वहां ऐसे तो नहीं करने वाले हो कि इसको हम sin 45 माइनस 30 करके हम निकालेंगे कि sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर मैं आपसे अगर ये भी कह दूं कि चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करके बता दो, तो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसे sin a माइनस बी का फॉर्मूला नहीं याद होगा। और एग्जाम तुम्हारा 5 जून से है, एग्जाम तुम्हारा 5 जून से है। अभी अगर ये पूछ दें कि ये फॉर्मूला sin a माइनस बी का कितने लोगों को याद है, तो अभी इसमें भी कन्नी काट जाओगे। और दावा है तुम्हारा कि हम एनटीपीसी क्लियर कर लेंगे, ऐसे ही। थोड़ी तो शर्म होगी ना, कहीं इधर उधर जेब में या कहीं कोई बस्ते बस्ते में रखी होगी, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना शर्म, है? थोड़ी बहुत भी हो, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो फिर ये सब ना करो। sin 15 का मान होता है मेरे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, √3 माइनस 1/2√2। जो मान sin 15 का होगा वही मान cos 75 का होगा। बहुत ध्यान से सुन लेना पहले भी। और इसका जस्ट उल्टा कर दो, मतलब साइन चेंज के साथ, कि cos 15 का मान क्या होगा? cos 15 का मान होगा केवल ये साइन प्लस हो जाएगा, √3 प्लस 1/2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां तक तो ठीक है।
ये चीजें हमने सीख ली, ये हमें समझ में आ गई। साइन 15 का मान कॉस 75 के बराबर, कॉस 15 का मान साइन 75 के बराबर होता क्या है, ये होता है। अब एक छोटी सी बात और कह रहा हूं, tan 15 हो गया था, कॉट 75 हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। इसके अलावा एक दो एंगल और होते हैं जो आपको काम करेंगे, जो याद आएंगे। क्या? 15 हो गया, 75 हो गया, ठीक है। यार ज्यादातर 15 और 75 पे ही डील होती है, कॉट साइन ये सब हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन 15 और 75 पे ही होते हैं। तो मैं ये भी चाहता हूं ना कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी ना पड़े, ये तो याद ही कर लेना। साथ ही साथ ये जो फॉर्मूले हैं ना त्रिकोणमिति के, मैं फिर से एक बार आप सभी से कह रहा हूँ, सभी लोग कमेंट में ये बता देना कि फॉर्मूलों के रिवीजन की क्लास चाहिए। मैं फॉर्मूलों का रिवीजन आपको ऐसे कराऊंगा कि याद भी होते चलेंगे, इस प्रकार से कमेंट करना। लेकिन जितने ज्यादा कमेंट आएंगे क्लास की प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, कम आएंगे तो फिर कम ही रहेगी। चलो जी ये बताओ, अच्छा ये तो सब लोग कर लोगे ना, ये तो वो सवाल है जो कि सबसे सरल सवाल है। देखो कभी भी याद रखना, त्रिकोणमिति में अगर आपके पास दो त्रिकोणमितीय अनुपात ऐसे दिए हो जिनका योगफल 2 हो और वो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे साइन किसमें चेंज होता है, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। और इनका मान अगर कभी भी 2 के बराबर दिया हो, फिर आपसे उसकी पावर चाहे जितनी पूछी जा रही हो, आपका आंसर 2 ही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे साइन थीटा प्लस साइन का अपोजिट कोसेक थीटा दिया, ये मान अगर 2 है, 2 के बराबर, पर्टिकुलरली 2 की बात कर रहा हूं। अब आपसे कुछ भी पूछ ले कि साइन की पावर n थीटा प्लस कोसेक की पावर n थीटा, ये कितना होगा, तो ये भी 2 ही होगा। सेम यही कंडीशन अगर आपके पास दिया है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, इसका मान आपसे कह रहा है 2 है। अब इसकी पावर कुछ भी हो, कॉस की पावर n थीटा हो और सेक की पावर n थीटा हो, तो ये भी 2 ही होगा। पूछिए क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन भी समझ लीजिए। बहुत छोटी छोटी सी बात है जो रीजन समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इसको अगर अलजेब्रिकल फॉर्म में देखो, तो अगर मैं इसको x मानूंगा और ये इसका अपोजिट है, तो ये इसका 1/x हो जाएगा और इसका मान 2 है। तो x प्लस 1/x का मान 2 तभी हो सकता है जब x का मान आपके पास 1 मिले, यानी साइन थीटा भी 1 होगा और कोसेक थीटा भी 1 होगा, तभी ये 2 के बराबर होगा। तो अगर x का मान 1 है तो 1 की पावर 8 करो या 8 लाख करो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 1/1 की पावर 8 करो या 8 लाख करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही बनेगा ना। तो इसलिए ये बात मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं कि कभी भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर आपके पास प्लस में करके दिए हैं और उनका पर्टिकुलरली जो योगफल है वो 2 हो, फिर उसके बाद उसकी पावर चाहे जितनी लगा के पूछी जाए, 8, 2, 10, 11 लाख, 15,000, कुछ भी पूछा जाए, उसका आंसर 2 ही आएगा। इस सवाल में आपको एग्जाम में बहुत टाइम नहीं देना है, तुरंत टिक करना है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। माइंड में चीजें आपके दिमाग में रिकॉल होनी चाहिए खट से। इस तरीके की पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, खास तौर पर मैथ के लिए। एक समकोण त्रिभुज हमारे पास दे रखा है एबीसी में, एबीसी में बी पर समकोण है और tan a का मान √3 दे रखा है। कह रहा है साइन a cos c प्लस कॉस a साइन c क्या होगा। अब देखो जरा इस बात को समझो, जैसे हमारे पास ये चीज लिखी है साइन a cos c प्लस कॉस a साइन c, तो किसी का फॉर्मूला तो बन ही रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये बन रहा है फॉर्मूला सर साइन a प्लस c का, साइन a प्लस c का फॉर्मूला बन रहा है। और अगर हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज की बात करते हैं जो कि बी पर समकोण है, तो अगर ये एंगल ए हो जाए और ये एंगल सी हो जाए, तो मेरे प्यारे भाई अगर समकोण त्रिभुज है तो तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होगा। 180 में ये अगर 90 हो गया तो बाकी के ये दोनों कोणों का जो योगफल होगा वो भी तो 90 डिग्री ही होगा, यानी ए प्लस सी 90 डिग्री होगा। और अगर ए प्लस सी 90 डिग्री हो गया तो ये साइन 90 बनेगा। और साइन 90 की वैल्यू अगर 1 के अलावा कुछ और होती हो तो तुम मुझे बता सकते, नहीं होती है, 1 ही होती है।
क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतने सरल तरीके से इस सवाल को आप कर सकते थे बिना किसी संकोच के, बिना किसी लॉन्ग लपेट के, मतलब बिना किसी टेंशन के, ये जानते हुए कि क्या परेशानी क्या नहीं। अगर आपसे ये पूछ देता जैसे tan a यहाँ पर √3 दिया है कि ये एंगल कितना होगा, तो ये 60 होगा, ये 30 होगा, करके देख लो इससे। वैसे जरूरत नहीं थी। अगला सवाल। अब देखो ये सवाल बड़ा जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सवाल, मतलब अप्रतिम सवाल है, ऐसे ही कह सकते हैं। यहाँ पर आपसे थीटा का मान पूछा, चलिए प्रयास करिए पहले एक बार। बहुत सुंदर सवाल है, समझ से भरपूर सवाल जिसे कह सकते हो, हाँ जी, समझ से भरपूर। चलिए बताइए, फिर बताइए, मतलब बताने का सेंस ये है कि बताओ आंसर क्या होना चाहिए। बताओ दादा सभी लोग, थीटा का मान क्या आएगा? 240 आएगा, 45 आएगा, 90 आएगा, या 300 आएगा? तो देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल को आप कंपोनेंडो डिविडेंडो से करो, कई बच्चों को तो याद ही नहीं होगा और कई बच्चों ने पढ़ा नहीं होगा। जिन्होंने पढ़ा होगा वो इस सवाल को इसके अलावा किसी और तरीके से लगाएंगे ही नहीं। कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिसे हिंदी में बोलते हो योगांतर निष्पत्ति का सिद्धांत। अलजेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में ये रामबाण होती है, योगांतर निष्पत्ति का सिद्धांत। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको, उनके लिए मैं थोड़ा सा रिवीजन करके बता दे रहा हूं कि योगांतर निष्पत्ति क्या होती है। मान लीजिए आपके पास a/b बराबर में दूसरा लिखा है c/d। तो जब आप योगांतर निष्पत्ति लगाते हैं तो अंश को दोनों जगह लिख लेते हैं। अंश को दोनों जगह लिख देने के बाद हर को ऊपर जोड़ना होता है और नीचे घटाना होता है। सेम काम यहाँ पर, अंश को दोनों जगह लिखने के बाद हर को ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही बनता है योगांतर निष्पत्ति का सिद्धांत। अब यही काम हमें यहाँ करना है। तो हमारे पास देखो साइन थीटा यहाँ पे भी लिखा, साइन थीटा यहाँ पे भी लिखा, ऊपर कॉस थीटा यहाँ जोड़ा गया, यहाँ पे कॉस थीटा को घटाया गया। तो अगर मैं इस सेक्शन में योगांतर निष्पत्ति यानी CND लगाऊंगा तो ये हमारे पास सिर्फ सीधे सीधे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हो जाएगा ना कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, एक लाइन में। और अगर इसके इस वाले हिस्से में मैं योगांतर निष्पत्ति लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, लगा के देखिए, अंश को ऊपर ऊपर, अंश को ऊपर नीचे लिख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि √3 - 1 √3 - 1 लिख लिया। अब हर इस जो नीचे हर लिखा था उसको ऊपर जोड़ दीजिए √3 + 1, और नीचे क्या कर दीजिए, नीचे इसको घटा दीजिए। ऊपर अब हमारे पास क्या आएगा, इससे कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2√3, और नीचे हमारे पास देखिए क्या आएगा, माइनस साइन अंदर डालोगे तो -√3 + √3 खत्म होगा और माइनस का 2 आएगा। यानी दादा हमारे पास ऊपर आ रहा है 2√3 और नीचे आ रहा है माइनस का 2, तो 2 से 2 का तो काम आप खत्म ही कर लो, 2 से 2 का काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो -√3 बचेगा, यानी कि ये हमारे पास आ गया -√3। और भाई साहब अगर इसको आप ध्यान से देखो तो ये tan थीटा होता है, tan थीटा का मान -√3 है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि tan थीटा का मान अगर -√3 है तो थीटा का मान इनमें से क्या होगा, बता सकते हो? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो tan थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्त अगर √3 के बराबर होता तो आप बोलते थीटा का मान 60 डिग्री होता, लेकिन यहाँ -√3 है। -√3 होने का मतलब क्या होगा, -√3 होने का मतलब ये ऐसे लिखा होगा कि tan 360 - 60 जो होगा वो -√3 होगा। 360 में से अगर हम 60 घटा लेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो थीटा का मान मेरे प्यारे दोस्त आएगा वो कितने डिग्री आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। लगा क्या, योगांतर निष्पत्ति। अगर मैं ये सब ना लिखूं या आपको समझाने के लिए ना लिखूं तो केवल इतने में इस सवाल की कैलकुलेशन है और गेम खत्म। चाहो तो ये भी थोड़ी जोड़ लेना कि ये भी सर आपने करी थी कैलकुलेशन। अगर ये सब मैं नहीं लिखता, आपको नहीं समझाता, तो ये सवाल सिर्फ इतने में हो जाता।
और दादा इतना करने में आपको 5-10 सेकंड से तो ज्यादा नहीं लगते, लग जाते नहीं लगते ना। फिर टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, क्या बात है, क्या सवाल है। आपसे कह रहा है कि इस व्यंजक को इसमें से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहां पर जो चर्चा का विषय रहेगा, ये चर्चा का विषय रहेगा वैल्यू पुटिंग। आप वैल्यू पुट अगर करना जानते हो अच्छे से तो भी आपके लिए काम आसान हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग को वही एंगल पुटिंग कहते हैं, मान रखने वाला। हमको कोई भी ऐसा एंगल कभी नहीं रखना होता है जिससे नीचे जीरो बन जाए, डिनोमिनेटर जीरो बन जाए, हर जीरो बन जाए, ऐसा नहीं रखना है। तो अगर हम यहाँ 45 डिग्री सोच रहे हैं तो ये तो जीरो बन जाएगा नहीं, 45 तो हमको रखना ही नहीं, अपने उससे दिमाग से 45 तो हटा ही दो। अब 45 के अलावा कुछ सोचो। मान लो कि अगर हमने थीटा बराबर 30 डिग्री रख के काम करने का विचार किया होता, तो ये भी देख लेना कि थीटा बराबर जो वैल्यू आप रख रहे हो उस वैल्यू को रखने से क्या हमारे पास दो ऑप्शन ऐसे तो नहीं जो सेम हो जाए, क्योंकि सेम हो जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ होगा। जैसे सेक 30 और कोसेक 30, और साथ ही साथ इन सब के मान जो है 30 डिग्री रखने पर अलग अलग आ सकते हैं। तो आप चाहो तो 30 डिग्री रख के काम बना सकते हो। क्या रख के बना सकते हो? 30 डिग्री की ए की जगह, मतलब थीटा की जगह ए कर लो यार। ए की जगह हम क्या रख सकते हैं? 30 डिग्री का मान रख सकते हैं। और भाई अगर ए की जगह 30 डिग्री का मान रख सकते हैं तो कोई ना कोई आंसर ऐसा होना चाहिए जो हमें मिल जाए। चलो ए की जगह अगर 30 डिग्री रखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, तो tan 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/√3, नीचे 1 माइनस cot 30 का मान √3 प्लस cot 30 का मान हो जाएगा हमारे पास √3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। करेक्ट, यही होगा, यही काम है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं ये हुआ 1/√3। अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास और भी कुछ अच्छे ढंग से हो सकता है कि यही करना पड़ेगा। हाँ यही करना ही पड़ेगा, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। ये √3 इसके साथ ले लो तो ये हो जाएगा 1/√3 का गुणा इसमें हो जाएगा √3 हो जाएगा और माइनस में 3 हो जाएगा। साथ ही में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3 पहुंच जाएगा ऊपर, ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1। करेक्ट। इन दोनों में अगर हम -√3 कॉमन कर लें, क्या कॉमन कर लें? -√3। देखना जरा, ये हमारे पास √3 -3 लिखा था, इसमें अगर हम -√3 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास √3 -1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमने यहाँ से -√3 को कॉमन कर लिया तो ये हमारे पास हो गया √3 -1। यस सर, हो गया। अब यहाँ पे दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तो हमें दिख ही रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है सर? √3 -1 यहाँ भी है, √3 -1 यहाँ पे भी, ये दोनों जगह है। तो हमने 1/√3 -1 को यहाँ से कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा -1/√3 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ 3। तो ये तो हमारे पास ऐसे ही बना रहा। ध्यान से देखियो जरा, इसको जब हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो -1 प्लस में हो जाएगा 3√3 और अपॉन में √3 हो जाएगा। तो जब गुणा भाग करेंगे, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई ना कोई आंसर मिलेगा। वो आंसर कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसके कितने करीब होगा ये जानने के लिए हमें 30 डिग्री का मान इन ऑप्शन में रखना पड़ेगा। जैसे अगर हम सेक 30 रखते हैं तो cos 30 की वैल्यू √3/2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कोसेक 30 की वैल्यू 2। इनसे अगर हम चेक करें कि cos sec a प्लस cos a, अगर हम इन दोनों को चेक करें तो ये दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव है तो ये 100% श्योर हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ 30 डिग्री रखते हैं, tan और cot की जगह 30 डिग्री रखते हैं, तो इसमें tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3, इसका हो जाएगा √3। तो इससे भी 100% ये श्योर हो रहा है कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहां पर रखेंगे sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान 2/√3, सॉरी cos 30 का मान √3/2। ये हो जाएगा 4 प्लस √3/2 और यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन बहुत है नेगेटिव के साथ, तो इसका मतलब मैं ये भी देख रहा हूं कि ये आंसर नहीं है।
तो अगर हमारे पास 4 ऑप्शन थे, उन 4 ऑप्शन में 3 गलत ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, तो जो एक बचा होगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। अगर नहीं भी कंफर्म है तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन का एक तरीका होता है। अगर हम ये कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो रही है, तो हम ये तो देख सकते हैं ना कि हमारे पास जो गलत ऑप्शन है उनको हटाने के बाद हमारे पास क्या बचा। तो उनको हटाने के बाद हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास यही बच रहा है, यही बच रहा है, तो इसी के साथ गो ऑन करें, ये अपना आंसर हो जाएगा। और या तो आप इसमें ऐसे कर सकते हो, या तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम इस सवाल को बेसिक स्तर से करें। चलिए उससे भी प्रयास कर लेते हैं बेसिक स्तर से करने का। टेन थीटा और ये सब वैल्यूज दी है, ठीक है। साइन और कॉस में बदले या ऐसे ही करें। चलिए इसका गुणा इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा या टेन ए माइनस में टेन स्क्वायर ए, प्लस कॉट का गुणा करेंगे तो कॉट ए, और माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस टेन ए। 1 माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में आएगा, 1 माइनस टेन ए एक ब्रैकेट में आएगा। आप बोलोगे हाँ सर क्या कुछ कट पिट रहा है? आप देखोगे तो हमें समझ में आएगा कि सर कुछ भी कट पिट नहीं रहा है। अब हमारे पास जो आंसर्स है ना, अगर आप उनको देखें तो साइन कॉस में भी है, कॉसिक और सेक में भी है, और साथ ही साथ सेक और कॉसिक में भी है। तो हमको ये प्रयास करना है कि इसे हम सेक और कॉसिक में बदलें, ठीक है। चलिए ये टेन ए बना रहेगा, प्लस कॉट ए बना रहेगा, इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं। साथ ही में जो हमारे पास लिखा था माइनस टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस हिस्से को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का मान अगर हम लिखें तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या लिखेंगे, कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोसिक स्क्वायर ए -1, और नीचे हमारे पास जो वैल्यूज दी थी 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस टेन ए, ये रहेगी 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए, ये रहेगी, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू रहेगी। लेकिन अगर हम इसको बेसिक स्तर से कर रहे हैं ना इस तरीके से, तो ये भी बहुत बड़ा होगा, कॉम्प्लिकेशन इसमें भी होंगी, और अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो कॉम्प्लिकेशन वाला तरीका तो हम ना ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होना चाहिए। क्या मतलब होगा ऐसा इस्तेमाल करने का, है ना। तो इसको ना इससे इस्तेमाल करें, इसको वैल्यू पुटिंग से ही करोगे तो ज्यादा सरल रहेगा, वैल्यू पुटिंग से ही करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और वो आपने देखा कि वैल्यू पुटिंग से आप कैसे करोगे और कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारे पास आंसर क्या है, ठीक है। अब आप जरूरी नहीं कि जो एंगल हमने 30 डिग्री रखा वही आप भी रखो, आप 60 रख सकते हो, आप 90 रख सकते हो, आप 0 रख सकते हो, बशर्ते ये याद रखना कि इसके जो डिनोमिनेटर है, चाहे इधर का हिस्सा हो चाहे इधर का हिस्सा, डिनोमिनेटर यानी हर वाला हिस्सा, ये 0 ना होने पाए, क्योंकि अगर 0 हो जाता है डिनोमिनेटर तो वो फॉर्म अनडिफाइंड हो जाती है, ये 0 ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप कोई भी एंगल रखो, और कोई भी एंगल रखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये अपना जो आंसर है ये सही है अथवा नहीं है। मेरे ख्याल से यही सही होना चाहिए, आप लोग ये जरूर बताना कि अब सही है या नहीं सही है, ठीक है। ये मैं आपका वेट करूंगा कमेंट का, और किसी चीज का। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी न्यून कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, और उसकी कोज्या से अनुपात जो है वो 5/12 है, तो उस कोण की ज्या का मान क्या होगा, उस कोण की ज्या का मान क्या होगा, यानी साइन का मान क्या होगा। देखो साइन और कॉस का रेशियो हमारे पास दे रखा है 5 और 12 किसी एंगल थीटा के लिए। हमसे ये पूछा है कि उस कोण की साइन का मान क्या होगा, मतलब साइन का मान क्या होगा। अगर हम थीटा को लेकर चलते हैं, या कोई भी कोण लेकर चलो, थीटा ले लो, अल्फा ले लो, कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी समकोण त्रिभुज को बनाते हो, मान लेते हैं कि इसमें ये कोण थीटा है, अल्फा है, जो भी है, ठीक, तो ये जो लंब वाला हिस्सा होता है ये साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो आधार वाला हिस्सा होता है ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोज्या को रिप्रेजेंट करता है ना। और ये तो कर्ण होता ही होता है। तो अगर साइन जो हमारे पास 5 दिया है, ये 12 दिया है, तो 5 12 13 के ट्रिपलेट से ये 13 हो जाएगा। और चूंकि हमें साइन इसकी जो है ज्या का मान यानी साइन थीटा का ये मान निकालना है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर, लंब 5 हो गया, कर्ण 13 हो गया, यही इसका मान हो गया 5 बटे 13। कहाँ लिखा है, ऑप्शन ए। अगला सवाल, x प्लस वाई का मान 75 है, साइन x रेशियो साइन y का मान 1/√2 रेशियो 1 इतना दिया हुआ है, एक्स वाई का जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या होगा। वाह, चलो जी करो, देखें, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। पूछ ही क्या जाते हैं यार, पूछ ही गए सामने 28 जनवरी 2021 को, पूछे जाते क्या है, हमेशा थोड़ी पूछे जाते हैं। यहाँ पूछ दिया गया तो पूछ दिया गया, पूछ दिया गया तो पूछ दिया गया। अच्छा, मुझे ये कोई समझा सकता है, समझा क्या सकते हो, चलो मैं यही समझा देता हूँ। यहाँ पर जो x और y है ये क्या है, कौन लोग इनको ये समझ रहे हो, कितने लोग ये समझ रहे हो कि ये कोई वेरिएबल, कोई चर राशि दी है? नहीं, ये x और y जो है ना, ये इनके कोण है, x ये है, y ये है, ये कोण दिए हुए हैं, यानी कोणों का जो योगफल है x और y का, वो हमारे पास टोटल 75 है। और अब अगर ये दे दिया तो इसके बावजूद अगर उत्तर नहीं निकल रहा है, तो फिर अच्छी सी रस्सी देखकर आगे मत सोचना, कमर कस के सही से पढ़ाई कर। साइन x का मान अगर √2 है तो x का मान क्या होगा, साइन में 1/√2 मान किसका होता है, तो 45 का होता है ना, तो x का मान क्या होगा, 45 डिग्री। साइन y का मान 1/2 है, साइन में y मान किसका होता, साइन में 1/2 मान किसका होता है, तो बोलोगे 30 डिग्री, यानी y का मान हो गया 30 डिग्री। और अगर x प्लस वाई 75 दिया था तो यहां से सेटिस्फाई भी हो रहा है, हाँ हो रहा है। अरे महाराज, तो यही x और y का तो रेशियो लेना है, 15 से काटो 3 बार, 15 से काटो 2 बार, 3 और 2 कहाँ है, ऑप्शन डी है। अब इसके लिए तो क्या ही ज्यादा परेशान हो गए हैं कि नहीं। अगला सवाल, 1 + tan a, दूसरे ब्रैकेट में 1 + tan b, दो एंगल हो गए, यहाँ से एक tan हो गया, tan a हो गया, और दूसरा tan b हो गया, इसका मान 2 दिया है। तो महाराज आपसे यू कह रहा है, यू कह रहा है कि tan a + b का मान क्या होएगा, यू कह रहा है, तो यू कैन दो, बताओ क्या होएगा, बताया जाए। देखो जरा, ऐसे सवाल को मैं आपको बोल रहा हूं, मैं करके तो बता देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप याद कर लेना इस सवाल को, इस पर्टिकुलर सवाल को याद कर लेना, मैं करके बता दे रहा हूं, आप याद करना। जब हम 1 + tan a और 1 + tan b का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + tan b + tan a और +tan a इंटू tan b, ये आएगा गुणा करने पर। और ये मान किसके बराबर दिया था, 2 के बराबर, यानी कि जब हमने इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का गुणा किया तो हमारे पास ये आ गया, इसका मान 2 के बराबर दिया। और महाराज हमसे पूछ रहा है tan a + b का मान। अगर आपको सबसे पहली बार tan a + b का फॉर्मूला याद है, तभी आप इस सवाल को आगे करना भी, इसमें टाइम देना। अगर फॉर्मूला याद है, जैसे यहाँ पे tan a + b पूछा, इसका फॉर्मूला अगर याद है तो आगे बढ़ना, और अगर नहीं याद है तो सवाल छोड़कर आगे चले जाना, कोई आगे देखना जाके, शायद उसमें कुछ ऐसी चीज हो जो तुमने पढ़ी हो, जो तुमको याद हो। है कि नहीं। चलो, tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a + tan b, नीचे हो जाता है 1 - tan a इंटू tan b, ये इसका फॉर्मूला होता है, tan a + b का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब सोचना यह है कि यहां पर हम ऐसा क्या काम करें कि काम हमारा आसान हो जाए।
10a+b, ठीक है। तो कुछ ऐसा सोचो, जैसे कि मान लो इसको मैं 10a+b, ये जो हमारे पास दिया है, इसको कुछ ऐसी वैल्यू मान लो कि ये पूरा हिस्सा 1 हो जाए, a+b। तो क्या मान सकते हैं, अगर हम इसको पूरा हिस्सा कुछ ऐसा मान लें कि ये 1 हो जाए, तो यही रहेगा फिर तो मामला। अच्छा सुनिए, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए इस चीज को। 10a+b अगर मैंने 1 मान लिया, तो मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा, ध्यान से सुनना, इस हिस्से को इस तरफ लेकर आऊंगा, तो हमारे पास होता 1 माइनस 10a इंटू 10b, और बराबर में इधर है 10a प्लस 10b, ठीक। अब ये जो माइनस 10a इंटू 10b का हिस्सा है, अगर इसको इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी इधर हमारे पास हो जाएगा 1 बराबर 10a प्लस 10b, और प्लस में क्या हो जाएगा 10a इंटू 10b, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, क्या इसी का मान हमारे पास 2 दिया था? नहीं, इसका मान 2 नहीं दिया था, हमारे पास 1 प्लस 10b 10a इंटू 10a 10b का मान 1 दिया, 1 प्लस था। कहने का मतलब ये हो गया भाई कि अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा तो हमारे पास ये वही हिस्सा बन जाएगा जो यहां दिया था, और अगर मैंने इसको 1 किया तो भाई 1 इसको भी करना पड़ेगा। तो एक बात और सेटिस्फाई हो गई कि ये वैल्यू हमारे पास 2 दी थी और इसका मान हमारे पास 2 आ भी रहा है, तो 100% तय हो गया कि 10a+b का जो मान होगा वो भी कितना ही होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला तो वही ओपन करके आए हैं ना, फॉर्मूला तो वही ओपन करके आए हो ना, तो क्या मान हो जाएगा? क्लियर हुई बात मेरी? थोड़ी सी समझ में आया है सभी को? तो ये ऐसे भी कुछ सवाल होते हैं जिनको आपको मैं ये बोलता हूं हमेशा कि ये याद कर लो, याद करने से इसमें फायदा होता है कि आपको वहां पर बहुत समय नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या कर लो, याद कर लो कि इसका रिजल्ट ऐसे किया जाता है। इसको वहां करके मत देखने लगना कि हम पूरा ये यहाँ से देखे फॉर्मूला लगाए और फिर सॉल्व कर रहे हैं। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसे सवालों में एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती है, इसका रिजल्ट याद करना होता है। और मोस्ट रिपीटेटिव सवाल होते हैं कि हमेशा अक्सर पूछे ही जाते हैं, दिखते ही हैं हमेशा, ठीक है। तो मान जो पूछा गया था 10a+b का मान वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10a+b का मान 1 लेता तभी तो ये हिस्सा इधर आया है, और तभी तो ये हम इसको 2 के बराबर प्रूफ कर पाए हैं। यानी a+b जो टोटल है ना, वो हमने कितने डिग्री ले लिया? 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री लिया तभी इधर 10a+b जो होगा वो 10 45 के बराबर होगा, 1 तभी आएगा। यानी 10a+b का जो मान पूछा गया था वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अगर हम इसको 1 ना मानते, ये इधर ना आता, तो क्या ये वैल्यू प्रूफ हो पाती? नहीं हो पाती ना। तो ये याद करे रहना इन सब चीजों को, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। अगला सवाल, 11 sin स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या है? मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल आ गया त्रिकोणमिति, मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल है। साइन स्क्वायर थीटा हो, ये ऐसे लिख लो, साइन थीटा हो, साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है साइन थीटा की। और कॉस थीटा की अगर रेंज की बात करें तो कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है कॉस थीटा की, बहुत ध्यान से सुनना, तो जैसे कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, और मैक्सिमम में कहीं तक चला जाता है, अनंत तक चला जाता है। क्योंकि जैसे cos 90 हमारा 0 हुआ, लेकिन उसके बाद फिर ये बढ़ता है। तो आप पहले भी इतना समझो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होती, कॉस में उल्टा हो जाता है। खैर उसकी बात नहीं, आपके पास ये समीकरण दिया, इस समीकरण का न्यूनतम मान बताना, न्यूनतम का मतलब मिनिमम वैल्यू बतानी इस पूरे समीकरण की। तो ऐसा जब भी सवाल आता है ना, तो आप एक काम किया करो जो कि त्रिकोणमिति में रहता है, इसको किसी एक उसमें बदल लो, मान लो साइन में ही बदल लेते हैं, तो साइन में बदलने पर कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, 12 का गुणा करोगे 12
-12 साइन स्क्वायर थीटा, तो 12 तो बना रहेगा, -12 साइन स्क्वायर थीटा और +11 साइन स्क्वायर थीटा आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा दे देगा, वो भी माइनस का। यानी इस समीकरण को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे व्यंजक, इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू तभी निकल सकती है जब साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम इसमें घटाएं तब, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। यानी कि हम अगर इसमें से 1 घटा देंगे तो पूरे व्यंजक की मिनिमम वैल्यू हमारे पास 11 आएगी, और वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये वो सवाल, समझ में आई बात? बहुत प्यारा सवाल है ये, मैक्सिमा और मिनिमा पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे मैक्सिमा और मिनिमा पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुघड़ होते हैं, जिन्हें वास्तव में करने और समझाने में बड़ा आनंद आता है टीचर्स को भी। सिर्फ उसमें मैं ही नहीं शामिल हूँ, टीचर्स कोई भी, किसी को भी आएगा। बहुत अच्छा सवाल। अगला सवाल, इसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब सिर्फ देख के छोड़ नहीं देना है, मूल्यांकन करने का मतलब आंसर देना है कि क्या आंसर यहाँ पे मिलेगा, π/3 माइनस का, π/3 प्लस का, या सिर्फ पाई, या सिर्फ 0, सॉरी, क्या मिलेगा बताएं। शुरू करिए, बताइए। cos इनवर्स 1/√2 और sec इनवर्स √2, क्या आंसर देंगे? बताओ। बताओ। इनवर्स फंक्शन है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं पूछी गई कि अगर इनवर्स लगा के दे दिया तो आप ये सोचने लगे कि हाय दैया सवाल कैसे होगा। ऐसा नहीं है, इनवर्स फंक्शन ही है। मैं एक सिंपल भाषा में अगर ये बोलूं, जैसे मेरे पास लिखा हो कि tan थीटा का मान हमारे पास दिया हो, मान लो 45 डिग्री, 45 को हम π/4 लिख देते हैं। ये मैं एक आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये आंसर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ थीटा का मान निकालूंगा तो थीटा के मान को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, tan इनवर्स π/4। तो अगर मैं यही बोलता, सिर्फ यही बोलता और कुछ नहीं बोलता, जैसे ये लिखा होता कि tan इनवर्स π/4 है, तो थीटा का मान क्या होगा या tan का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलते कि सर अगर ये थीटा के बराबर था तो यहाँ पर हो जाता tan थीटा और ये हो जाता tan π/4, और कुछ तो नहीं होता, नहीं होता ना और कुछ, ये हमारा यही तो है। अब π/4 की जगह अगर मैं tan 45 का मान यहाँ 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई। इसको इस तरफ लेकर आओगे, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा का मान 1 है, tan थीटा का मान 1 किस पे होता है, बोलोगे सर tan 45 पर होता है, तो थीटा का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा, और इसी को हम π/4 लिख लेते हैं। यही है और कुछ थोड़ी ना। अब आपसे अगर मैं पूछूं तो जैसे ये लिखा है cos इनवर्स 1/2, तो अगर मैं cos इनवर्स 1/2 को ये देखूं कि हम थीटा के साथ इसको लिख लेते हैं cos थीटा, यानी cos थीटा का मान अगर 1/2 लिखा है, यहाँ से अगर आप देखते हैं इसको तो ये ऐसे ही लिखा होता ना, cos इनवर्स 1/2 ऐसे ही लिखा होता ना, थीटा इधर ले आए बस, और कुछ नहीं किया। तो ये cos 1/2, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? सिंपल ही तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, cos में 1/2 किसकी होती है? साइन में 1/2 30 की वैल्यू होती है, cos में 60 की वैल्यू होगी, तो ये cos 60 हो जाएगा। तो cos 60 को अगर हम पाई के टर्म में लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, cos π/3 यानी π/3 हो गया। तो हमारे पास आंसर पाई के टर्म में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, π/3 हो गया। प्लस ये देखो, ये हमारे पास लिखा था सेक इनवर्स माइनस का √2। अगर इसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं तो हमारे पास सिर्फ यही तो होगा कि -√2 बराबर में हो जाएगा सेक थीटा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि सेक थीटा में, सेक में -√2 किसकी वैल्यू होती है, बस उतना ही हमें आपको बताना है, उतना ही आपको हमें बताना है। सेक में -√2 किसकी वैल्यू होती है? जैसे √2 तो आपको पता है कि सेक में किसकी वैल्यू होती है, 45 की। -√2 कितने की वैल्यू होती है, बस यही बता दो। ये बता दिया, आपका सवाल हो गया है।
ये बता दिया तो आपका सवाल हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आएगी क्या? कितना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, 3 पाई बाई 4 की होगी। और यहाँ पर ये √2 था, अगर ये √2 था तो ये 45 बनेगा, और अगर ये 45 बना तो ये पाई बाई 4 बनेगा। ये √2 था, एक की वैल्यू हो गई पाई बाई 4 और दूसरे की हो गई 3 पाई बाई 4। 4 पाई बाई 4 अपॉन 4 सिर्फ पाई। अरे दादा, सब लोग के कमेंट से ये बता देना कि ये सब चीज हमें यार तुम लोगों से ज्यादा चिंता हो जाती है, मतलब तुम, ये लगने लगता है कभी कि ये चीजें तुम लोगों ने कैसे नहीं पढ़ी हैं और क्यों नहीं पढ़ी हैं। और ये भी कमेंट कर देना कि अगर ये चीजें आपने इनवर्स फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े हैं, जो कि एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है, कॉमन चीज है ये अगर नहीं पढ़ी है तो मुझे बता देना यार कमेंट बॉक्स में। देखा जाएगा, 2 4 10 क्वेश्चन की एक क्लास ले लेंगे जिससे आपका क्वेश्चन फंस जाए। हद। अगला सवाल ये लो, फिर वही सवाल आ गया। कॉस सेक इनवर्स पाई, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो 1 से बड़ा या उसके बराबर है। याद रखो, कभी भी दो ऐसे एंगल जो एक दूसरे में चेंज होते हैं, साइन कॉस हो, टेन कॉट हो, सेक कोसेक हो, अगर उसका इनवर्स करके दोनों को जोड़ रहा है सेम एंगल के साथ तो उसका मान हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है इसमें बता सकते हो क्या? कॉस 90 की वैल्यू याद है? मैं ये कह रहा था कि सेक इनवर्स एक्स, दो ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपस में चेंज होते हो, एक दूसरे के अपोजिट नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ दो जो आपस में चेंज होते हो, जैसे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स, सेक कोसेक में चेंज होता है, कोसेक सेक में चेंज होता है। ये दोनों अगर इनवर्स में किसी एक एंगल के साथ जुड़कर दिए हों तो इनका मान हमेशा पाई बाई 2 के बराबर हो जाता है। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का मान आ गया अगर पाई बाई 2, तो ब्रैकेट के बाहर कॉस लिखा था, कॉस पाई बाई 2 बचा, और कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90, कॉस 90 का मतलब 0। बताओ, अभी कुछ मान याद कराए थे आप, अभी कुछ मान मैंने याद कराए थे, याद कराए थे तो मामला फिक्स हो जाना चाहिए, फिर तो आ जाना चाहिए। बताइए जल्दी से आंसर। 1 + 10 75 और 1/10, 1 - 1/10 75, ये मान अभी याद कराए थे 10 75 वगैरह के। 10 15 का मान कॉट 75 के बराबर था, कॉट 15 का मान 10 75 के बराबर था। डायरेक्ट सवाल है, कोशिश कर सकते हो, मैं वैल्यू लिख के फिर से आपको याद दिला सकता हूँ। 10 15 का मान √3 - 1/√3 + 1, और ये कॉट 75 के बराबर होता है। कॉट 15 का मान √3 + 1/√3 - 1, ये 1075 के बराबर होता है। तो आपको ये तो पता चल गया ना 1075 का मान क्या है। अब रख के आंसर बताना आपका काम है, वो भी स्पीड के साथ। देखो यहां पर रखोगे √3 + 1/√3 - 1, √3 - 1 इधर आएगा, √3 + 1 इधर रहेगा, -1 से +1 खत्म हो जाएगा, ऊपर आएगा 2√3। नीचे यहां रखोगे √3 + 1/√3 - 1, √3 - 1 इधर आएगा, √3 + 1 इधर रहेगा, माइनस साइन अंदर जाएगा, √3 से √3 खत्म हो जाएगा, -1 और -1 यानी -2 हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास -√3 बचा रहेगा। अब यही चीज है कि कैलकुलेशन आप कितनी तेजी से करते हैं, उसको कितनी तेजी से समझते हो, इतना ही होता है सवालों में। और तो मेरे ख्याल से इस सवालों में और कुछ होता नहीं है, जहां तक मुझे उम्मीद है कि होना भी नहीं चाहिए यार इससे ज्यादा।
अब ये अगर कैलकुलेशन आप तेज नहीं कर पा रहे हो तो भाई इसमें गलती फिर आप ही की है और किसी की नहीं होगी, और किसी को आप दोष दे भी नहीं सकते हो कि अगर इसके लिए आप 4-5 स्टेप लिख रहे हो, ये वैल्यू नहीं याद है या वो कैलकुलेशन करने में आपको समय लग रहा है, तो इसके लिए आप दोष टीचर को नहीं दे सकते हो। हाँ, ये टीचर को दोस्त आप दे सकते हो कि जब वो इस टाइप से चीजें आपको कभी कराई ना हो और मामला ऐसे ही चलता रहे, कि आपको 10 स्टेप लिख के समझाया जाए। ये बताओ। हाँ, क्या बात है। cos 42 का मान p है, tan 48 का मान क्या होगा? याद करने वाली चीजें हैं, मतलब ये ऐसे सवाल हैं, ये भी सवाल, ये सवाल ऐसे हैं कि इसमें लिख के अगर आपको लिखना पड़ गया दादा तो पढ़ाई बेकार है। लिखना नहीं है इन सवालों में, लिखते हो फिर तो फिर मामला फिर तो बहुत ही बुरा है, फिर लिखना तो है ही नहीं इन सवालों में। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप ऐसे भी बता सकते हो। उम्मीद कभी कभी दगा दे जाती है, समस्या इसी बात की है। आओ एक समकोण बना लेते हैं जिसमें हमारे पास एंगल है 42 डिग्री। ये एंगल अगर 42 का है, ये समकोण है, तो ये बचा हुआ 48 होगा। अब क्योंकि आपके पास कॉस दिया था, कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, कॉस मतलब 42 के सामने वाला आपके पास लंब होगा, और आधार आपके पास हो गया p और कर्ण हो गया आपके पास 1। तो ये जो हिस्सा आ जाएगा, ये आ जाएगा वह रूट के अंदर 1 - p²। इसको लिख दिया ना अगर आपने, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, अगर ये लिख दिया आपने तो विश्वास करिए सब गोबर है सब पर। ये लिख दिया, अरे क्यों लिखोगे यार? tan 48 का मान, 48 का मतलब ये एंगल को फोकस रख के tan का मान निकालना, और जिस एंगल को फोकस रखते हैं उसके सामने वाली भुजा उसका लंब होती है। tan होता है लंब बटे आधार, यानी p अपॉन रूट के अंदर 1 - p²। ये तो बहुत वैसा सवाल है जो कि हमेशा पूछा जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सवाल का एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता है जिसे आपको याद करना है। क्या है कि अगर आपके पास कभी भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का कुछ मान दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान n दिया है, और आपसे पूछ रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो आपको याद रखना ये फॉर्मूला होता है रूट के अंदर 2 - n²। या अगर कभी ये उल्टा भी दिया हो कि अगर आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दे रखा हो, ये के दिया है, और आपसे ये पूछ दे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, तो भी सेम काम है, रूट के अंदर 2 - k²। अब यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दे रहा है, तो रूट के अंदर 2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। 4 दूनी 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5/4, और 5/4 का वर्गमूल लोगे तो √5/2 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। ना लिखते तो सेकंडों के हिसाब से सवाल उड़ता, और ऐसा उड़ता कि पता नहीं चलता कैसा उड़ा। मैंने आपसे पहले भी कहा था 10, 15, 75 पर बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। अब आप सोच रहे होगे 10, 15 का मान तो यहाँ ये लिखा है 2 - √3, आपने बताया था √3 - 1/√3 + 1 होता है। अरे दादा, परिमेयकरण करने के बाद उसको ये आ गया। पढ़ लो यार, बहुत मतलब मन से कह रहा हूँ ये बात। 10, 15 का मान ये है, cot 15 का मान क्या होगा? 2 + √3 हो जाएगा। परिमेयकरण से पहले वाली फॉर्म में 10, 15 का मान √3 - 1/√3 + 1 होता है। परिमेयकरण से पहले वाली फॉर्म में cot 15 का मान √3 + 1/√3 - 1 होता है। ठीक है, cot 75 को tan 15 लिखा जा सकता है, तो tan 15 और tan 15 हो जाएगा tan² 15। tan 75 को cot 15 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा cot² 15। tan 15 का मान आपके पास 2√3 है। tan 15 का मान 2√3 है, स्क्वायर करोगे तो 4, 3, 7 - 4√3 आएगा। cot 15 का मान 2 + √3 है, स्क्वायर करोगे तो 7 + 4√3 आएगा। इससे ये कैंसिल, तो 7 + 7 14 आपका उत्तर।
14 क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सवाल नहीं है जो आपको बहुत तकलीफ थे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, ये है वो मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच जिसके लिए मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि कीमत बहुत कम है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपके पास कोई मैथ का कोर्स है, क्योंकि इतनी कम कीमत पर कंप्लीट मैथ का फाउंडेशन बैच मिलना सोचना ही दुश्वार है। ये कीमत आगे भी बढ़ेगी। इसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक और कंप्लीट एडवांस मैथमेटिक्स मिलेगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि सारी चीजें आपको ये पूरा का पूरा अभी इस महीने तक ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है। इसमें कुछ और नहीं होगा, ये कंप्लीट लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ रहेगा। दूसरी बात, अब आगे बात सुनिए। साथ ही साथ आप 10 दिन पढ़िए। आपके पास कोई कोर्स है, ठीक है चलेगा, आपके पास कोई कोर्स है, किसी का भी है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप 149 रुपए ये मत समझिएगा वेस्ट हो रहे हैं। आप इनरोल करिए, 149 पे करिए, 10 दिन पढ़िए। कोई भी चैप्टर उठा के उससे और इससे पढ़ने के बाद देखिएगा आप में क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है। एक क्षण के लिए भी अगर आपको ये लग जाता है कि आपके पास कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है या आपने चीजों को अच्छे से नहीं समझा, तो ये मेरा सपोर्ट का नंबर है, ठीक, 3891 और 7, ये मेरे सपोर्ट का नंबर है। एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तुरंत का तुरंत आपका पैसा रिफंड करा दूंगा। प्लस एक चीज अब ये समझ लीजिए कि बैच लेना किसको है। ये बैच उन लोगों के लिए कतई नहीं है जिनके कोई भी एग्जाम 10 दिन या 15 दिन के बाद हो। ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम को दे रहे हो जिसमें गणित पूछी जाती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, वो बच्चे से कतई ना ले जिनका अगला एग्जाम 10-15 दिन में है, जिनका एग्जाम कम से कम 2 से 3 महीने के बाद है, ताकि आप इसे सही से पढ़ सको, वही बच्चे इस बैच को लें। साथ ही साथ इसमें मैं डेली फ्रेश कंटेंट रिकॉर्ड करता हूं, रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करता हूं। एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस, जो बात है क्लियर है, यानी रिकॉर्डेड बैच है और मजेदार बैच है, बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्ड होकर, जिसे आप लाइव समझ सकते हो। और 149 रुपए में सिर्फ अभी इस महीने के बाद से इसकी फीस कम से कम 299 या 300 हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ऑफर है इस महीने के लास्ट तक, या हो सकता है 3-4 दिन और, तो आप मौके का फायदा उठा लीजिए, पढ़ कर देखिए, आपके लिए समय भी दे रहा हूँ। और जो बच्चे देखना चाहते हैं वो डेमो क्लास भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि डेमो क्लास, आप डेमो क्लास देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन पर जाकर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या गूगल प्ले स्टोर पर आप ये मैथ बाय अनुराग दीक्षित डालोगे, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अगला सवाल ये रहने का, कहता है त्रिभुज एबीसी में ए का मान 25 है, बी का मान 45 है, सी का मान 30, नहीं सी का मान 30 होना चाहिए यहाँ पर, तो कॉस ए का मान क्या होगा? अब आप बात को समझो, यहां पर आपसे इसने कोसाइन रूल पूछ दिया है। क्या पूछ दिया? कोसाइन रूल पूछ दिया। अब जिसको नहीं याद है, इसे लगता था कोसाइन रूल से कोई सवाल नहीं आता है, उनके लिए तो काम खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए है तो ये 25 है, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी तो ये 45 है, और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी है तो वो 30 है। अब आपसे पूछ रहा है ये वाला कोण क्या होगा? त्रिभुज की कोणों और भुजाओं के बीच का संबंध बताने के लिए साइन रूल और कोसाइन रूल होते हैं। अब यहाँ पे कोसाइन रूल लगेगा किस एंगल के लिए? ए के लिए, तो कॉस ए बराबर क्या होगा? ये एंगल जिन भुजाओं के द्वारा बनता है उन भुजाओं के वर्गों का योगफल, यानी 30 का वर्ग 900 और 45 का वर्ग अगर हम कर लेंगे तो 20-25। और माइनस में क्या होगा? माइनस में तीसरी भुजा जो सामने वाली भुजा होती है उसके वर्ग का घटा के लिखते हैं। बटे में क्या आ जाएगा? बटे में जो ये दोनों भुजाओं से जो एंगल बना है उसको 2 के साथ गुणा करके, यानी 2 30 गुणे 45, तो 2025 और 900 को अगर जोड़ेंगे तो 2925 हो जाएगा। 2925 में अगर हम 625 घटा देंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2300, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 45 दूनी 90, 90 गुणे 30, समझिएगा। और ये मान है कॉस ए का। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए तो ऊपर 23 नीचे 27, ये आपका उत्तर हो गया 23/27।
कोसाइन रूल लगाना था। जिन बच्चों को कभी कभी टीचर से ये भी बोल देते हैं, मैंने सुना है बच्चों ने ही बताया कि सर वो बोल देते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कोसाइन रूल साइन रूल ये सब चीजें नहीं पूछी जाती। आप मेरी बात ना मानो, उनकी बात ना मानो, आप ये तो देखोगे कि ये सवाल पूछा गया है, ये तो देखोगे। ये मैं अपने आप से तो नहीं कह रहा हूं। नेक्स्ट, a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान 5 है, तो b cos थीटा इंटू a sin थीटा का मान 3 है, तो a और b के बीच का संबंध बताना था। यहां पर हमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मान अगर 5 है तो b cos थीटा प्लस a sin थीटा होना चाहिए। जहां तक मुझे मेरे ख्याल से ये क्या होना चाहिए, प्लस a sin थीटा होना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो भी एक बार प्रयास करो, सोचो, देखो क्या मामला सही है, क्या मामला सही है। इसको भी तो सोच ही सकते हैं, सोचने में क्या बुराई है, क्यों नहीं देख सकते हैं। मैं देख रहा हूं, आप भी देख लो, ये हो सकता है क्या। देखो दादा देखो, ना, नहीं नहीं है। वही मैं सोच रहा था, आपको एक याद आ गया होगा, एक रिलेशन बनता है साइन थीटा और कॉस थीटा और वेरिएबल में, कि अगर आपके पास a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर में k दिया हो, क्या दिया हो, k दिया हो, और आपके पास दूसरा ये जो होगा ना, ये b कॉस थीटा, अगर अगर एक मिनट यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर अगर k है, और फिर हो जाए b कॉस थीटा और a साइन थीटा, यानी कि अगर गुणांक बदल जाए, जैसे यहाँ पर साइन थीटा का गुणांक b था और यहाँ पर साइन थीटा का गुणांक a हो रहा है, यहाँ पर कॉस थीटा का गुणांक a था, यहाँ पे कॉस थीटा का गुणांक b हो रहा है। अगर ये गुणांक बदलते हैं तो बीच में माइनस आता है। क्या आता है भैया, माइनस आता है। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये माइनस यहाँ पर होगा, इसको आप लगा लेना, ये 100% है कि माइनस ही होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, ये गारंटी हो गई। ठीक है। और अगर मान लो कि इसका मान हमारे पास कुछ दिया है n, ये मान हमारे पास दिया है, और अब हमसे ये कह देता है कि ए स्क्वायर और ए और बी के बीच में संबंध है, तो ये बात आपको डायरेक्ट आनी चाहिए कि अगर यहाँ से ए और बी के बीच में संबंध पूछता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान होता है ना यहाँ पर, वो के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होता है। और चूंकि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन में कुछ इसी तरीके के टर्म दिए हुए हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास n है 5 और k है 3, ये याद होना चाहिए। यहाँ से हमारा संबंध क्या बन जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होगा 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, और 25 और 9 मिलकर क्या बनेगा, 34 बनेगा। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, 34 के बराबर होगा। कोई दिया हुआ ऑप्शन ऐसा 100% होगा, ये है, सी है। ले लीजिए आप फटाक से, इसको अपना दिमाग में बिठा लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला रिवीजन भी हो जा रहा है खटाखट। मैं फिर से आप सभी से पूछ लेता हूँ, जितने भी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला रिवीजन की क्लास चाहिए कंप्लीट, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, और कुछ नहीं चाहिए। अगला सवाल, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा का मान 3/5 दिया है, और यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है। तो इसका मान, ये जो पूछा जा रहा है, इसका मान साइन थीटा कॉस थीटा में भी है और ये भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो, ये चीज तो अभी मैंने एक सवाल में आपको करके बताई थी कि इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा का पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 बन जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान हमारे पास क्या बना रहेगा, 3/5। क्या बना रहेगा, 3/5। अब चूंकि ये साइन में भी है कॉस में भी है,
तो हमें यहाँ पर फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इन सबको एक में ही कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इसको हम एक में ही कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारा उत्तर थोड़ा सा खास तौर पर ठीक ठीक आ जाएगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इसका, साइन स्क्वायर थीटा इसका, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका मान हमारे पास क्या है 3/5 है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान 3/5 है, यानी इतने हिस्से का मान तो 3/5 आएगा ही आएगा। अब आंसर 3/5 से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। 3/5 का मतलब अगर मोटे तौर पर आप देखो ना तो 0.6 होता है, 0.60 होता है या 0.6 होता है, यानी आंसर 0.6 से बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा इससे बड़ा। तो ये तो 0 है, ये तो हो नहीं सकता फिर है, 0.6 से बड़ा होना चाहिए। अब 0.6 से ये भी बड़ा है, 0.6 से ये भी बड़ा है, 0.6 से ये भी बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो काम और बन जाएगा, और दिमाग लगाओगे तो और काम बन जाएगा। चलो लगाओ, फॉर्मूला ही है, और दिमाग लगाने का काम फॉर्मूला ही है। सॉरी अगर फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा, समझे? अगर फॉर्मूला याद है तो काम बन जाएगा, ठीक है। करो, कोशिश करो। करिए करिए, कोशिश करिए। ठीक है, करिए। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, फॉर्मूले तुम्हें खैर cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन के पदों में cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos 2 थीटा का ही फॉर्मूला साइन और cos दोनों के पदों में होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है जो कि ये लिखा था। ये cos 2 थीटा था, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी cos 2 थीटा होता है। यानी अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं, सुनना बहुत ध्यान से, अगर मैं इस हिस्से की बात करता हूं तो ये cos 2 थीटा लिखा है, सॉरी स्क्वायर लिखा है तो cos स्क्वायर 2 थीटा लिखा है, ठीक है cos 2 थीटा ही होगा यार, cos 2 थीटा लिखा है, और cos 2 थीटा का मान आपके पास 3/5 आ गया। तो बड़ा सवाल तो सरल हो चुका था ना। ये जो हिस्सा लिखा है अगर इसे आप ध्यान से सुनो तो ये साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री फॉर्मूले के बगैर नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। ये साइन 2 थीटा है। तो भैया अगर कॉस 2 थीटा जो होता है, कॉस अगर बोले तो आधार बटे कर्ण होता है, 3 आधार है 5 कर्ण है, लंब 4 आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट के साथ एंगल 2 थीटा हो, थीटा बाई 2 हो, क्या फर्क पड़ना है। तो cos 2 थीटा का मान अगर 3/5 है तो sin 2 थीटा का मान 4/5 होगा। तो आपको 3/5 और 4/5 जोड़ना ही तो है, 7/5 आपका उत्तर हो जाएगा। याद कर लो, फॉर्मूले रिवाइज कर लो, कमेंट बता देना यार भैया, बड़ी तकलीफ हो जाती है यार पता। चलो इस सवाल का उत्तर तो अब तो बता ही सकते हो। थीटा एक न्यून कोण है, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान हमारे पास 2 दिया है। अभी मैंने आपको इसको बताया था साइन और कॉस वाले में, साइन और कोसिक वाले में जब ये सवाल आया था, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4। क्योंकि जब भी कोई त्रिकोणमिति अनुपात और उसका अपोजिट वर्जन जुड़ने के बाद 2 देता है तो इसका मतलब ये भी 1 होगा और ये भी 1 ही होगा। tan थीटा का मान भी 1 है, cot थीटा का मान भी 1 है। तो ये आपका त्रिकोणमिति जो चैप्टर था, जिसके सारे बढ़िया क्वेश्चन, नॉन रिपीटेड क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इतने ही क्वेश्चन में कवर कर डाला।
लगभग 34-35 क्वेश्चन रहे होंगे पूरा का पूरा। और मैं आपको बताऊं कि CBT 1 में इस त्रिकोणमिति चैप्टर से 168 क्वेश्चन पूछे गए थे और CBT 2 में 2022 में सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, सिर्फ 8 या 9 क्वेश्चन। 168, हाँ 168 के आसपास ऐसे क्वेश्चन। और इस पूरे क्वेश्चंस का सारांश मैंने आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन में दे दिया, क्योंकि बाकी सभी में आपको पता है शिफ्ट वाइज जब पूछा जाता है तो रिपीटिशन खूब होता है। तो वो रिपीटिशन हटा के अगर मैं देखूं तो जो भी टोटल वेरिएशन पूछे गए थे उस पूरे उसमें वो सिर्फ इन 35 क्वेश्चन में समाहित है। सही से पढ़ लो, रिवीजन कर लो, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना। और सभी मेरे प्यारे दोस्तों से मेरा सभी से निवेदन है कि 149 वाले कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच को ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करो। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर, ये मेरा निवेदन है।